हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स को, जिन्हें हम हिंदी के संदर्भ में कई बार सामयिकी भी कहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हम देखेंगे 14 जनवरी 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम शुरुआत करने से पहले एक छोटे से डिस्क्लेमर या यूं कहें स्थवीकरण को समझेंगे, उसके पश्चात ही हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. अब आइए प्रस्थान करते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो न्यूज है, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ UNCEBD। तो जनवरी 11, 2025 को इंडिया यानी भारत ने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस। ठीक है, यानी कि ये जो एक कमिटी है, इसको भारत ने अभी ज्वाइन किया है ऑफिशियल स्टैटिक्स के लिए। इस कमेटी को हम शॉर्ट में कई बार UNCEBD भी पुकारते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है वो है UNCEBD, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की तो वो है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस। फुल फॉर्म जो है वो कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के नजरिए से, क्योंकि कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो ऐसे में ये जरूरी होता है कि आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। तो ये जो मेंबरशिप है, ये दिखाती है कि इंडिया जो है यानी भारत जो है वो लगातार ग्लोबल स्टैटिस्टिकल कम्युनिटी में अपना वर्चस्व जो है उसको बढ़ाता जा रहा है। अब हम बात करें स्टैटिस्टिकल कमेटी की या फिर कम्युनिटी के बारे में, तो ये असल में होता है, देखिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर के युग, जो कंप्यूटर का युग अभी चल रहा है, आपके मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप, हर एक चीज कंप्यूटराइज्ड। इस युग में जो डेटा है वही असली सोना है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप बात कीजिए अपने कंप्यूटर का, मोबाइल का, या फिर हम कभी भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी ऐसा डिजिटल फॉर्मेट में करते हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं वो चीज जो है उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो जो रिकॉर्ड होता है वो दर्शाता है कि व्यक्ति जो है उसकी व्यक्तिगत आदतें क्या है, वो किन चीजों को पसंद करता है, किस तरह के कपड़े खरीदना चाहता है, किस तरह की चीजें करना चाहता है। तो ऐसे में जो डेटा है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने की। तो इसीलिए डेटा जो है उसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे होता है, और भारत जो है वो भी अब इस चीज में पूर्ण तरीके से उतरना चाहता है। और जो पूरे विश्व में प्रयास किए जाते हैं इस डेटा को संयोजित करके रखने के लिए, उसी चीज के मद्देनजर रखते हुए भारत ने ये कमेटी ज्वाइन करी। ठीक है, और ये दिखाता है भारत का जो आप कह सकते हैं निर्णय है कि वो डेटा और उससे जुड़ी तकनीकी पे काफी असरदार योजनाएं बनाएगा। क्योंकि देखिए डेटा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि डेटा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि यदि वो गलत हाथों में चले गया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसका कई बार गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जो भारत का शामिल होना है इस कमेटी में, यह मदद करेगा भारत की कि जो वैश्विक दर हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं बड़े डेटा को संयोजित करने में और डेटा विज्ञान में, उसमें भारत जो है वो अपना योगदान दे सके और वहां से बहुत कुछ सीख सके। इसी के साथ साथ भारत कई सारे डेटा इनोवेशन लैब को भी खोलेगा, ताकि जो दूसरे तरीके हैं डेटा को संयोजित करने के या डेटा को नियोजित करने के, उस तरफ भी भारत का अपना रुझान रह सकता है। जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं
इस सदस्यता से उसमें शामिल है कि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल, यानी कि हम आंतरिक और बाहरी मामले दोनों में डेटा को संयोजित कर सके, जो हमारे डेटा जमा करने की और उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है उसको मजबूत कर सके। जब हमारे पास एक काम योग्य डेटा, या फिर आप ये कहें एक ऐसा डेटा जो कि हमारे लिए लाभकारी है, वो हमारे पास होगा और सुरक्षित तरीके से संयोजित होगा, तो सरकार जो है वो कई तरह के फैसले आसानी से ले सकती है। ठीक है, तो ये था भारत का यूएनसीबीडी बनने के सदस्य, यूएनसीईबीडी के सदस्य बनने के पीछे का राज, या आप कह सकते हैं उद्देश्य, जो भी आप कहना चाहें। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं और जो सीईओ हैं सत्य नडेला, वो भारत को विजिट करेंगे, यानी वो भारत की यात्रा पे आएंगे। तो जनवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला भारत आए माइक्रोसॉफ्ट के एआई टूर के लिए, और उन्होंने यहां आने के बाद अपने फैलाव और कई तरह के निवेश परियोजनाओं को भारत में साझा किया, जिससे कि वो चाहते हैं कि भारत जो है वो एक लीडर के तौर पे, एक वैश्विक नेता के तौर पे आए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। उन्होंने जो इवेंट था उसको संबोधित किया बेंगलोर में 7 जनवरी को, और उसके बाद 8 जनवरी को उन्होंने नई दिल्ली में भी कई तरह के इवेंट्स को संबोधित किया था। इंडिया एआई, ये जो है ये एक स्वतंत्र बिजनेस डिवीजन है, व्यापारिक खंड है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक घोषणा पत्र साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ताकि जो एआई अडॉप्शन है, देखिए एआई जो है वो आप कह सकते हैं 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर जनरेशन का ही एक हिस्सा है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है ये आज किस समय अगर हम बात करें, पूरे विश्व भर में इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एआई का इस्तेमाल अब होने लगा है, और भारत जो खुद विश्व में जाना जाता है अपनी एक बहुत ही बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चीजों को संयोजित करके रख सकें, ताकि हमारा जो विस्तार है वो भविष्य में भी सुनिश्चित किया जा सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है उसने अपनी स्वतंत्र व्यापारिक खंड, यानी कि इंडिया एआई को आगे रखा माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर करने की, जिसकी वजह से जो भारत में समावेश है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, जो हमारे पास अभी की समय टेक्नोलॉजी है उसमें जिस तरीके से हम समाहित करने वाले हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, उस पे बात की जा सके, और जो अभी उपलब्ध है, यानी जो अभी हमारे पास एआई के उपलब्ध टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम किस तरीके से डेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हैं विकास कर सके। ठीक है, तो ये जो समझौता ज्ञापन है इसका लक्ष्य है कि लगभग 5 लाख भारतीयों को स्किल्ड किया जा सके, उन्हें चीजें सिखाई जा सके 2026 तक, ताकि वो एआई कैटलिस्ट को और एआई प्रोडक्टिविटी लैब्स को स्थापित कर पाए, और लगभग एआई कैटलिस्ट और एआई प्रोडक्टिविटी लैब्स की ट्रेनिंग के लिए 20 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भारत के 10 राज्यों में स्थापित किया गया। यहीं पे 2026 तक ये 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सत्य नडेला जी का फोटो भी देख सकते हैं, यही है इस समय पे जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड सीईओ हैं, और ये जो हैं ये भारतीय मूल के नागरिक हैं, लेकिन ये अमेरिका में बस गए थे और वहीं पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जोरान मिलानोविक फिर से प्रेसिडेंट ऑफ क्राइटेरिया के लिए इलेक्ट हुए अपने दूसरे कार्यकाल के लिए। जनवरी 13, 2025 जोरान मिलानोविक, जो कि असल में नेता हैं
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के यानी कि एसडीपी के, वो दोबारा से 5वें राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त हुए हैं क्रायोटिया के, और ये इनका दूसरे कार्यकाल होगा। यानी ये इससे पहले भी राष्ट्रपति थे क्रायोटिया के, और अभी दोबारा से ये राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त हो गए हैं क्रायोटिया के अपने दूसरे समय काल के। मिलानोविक जो हैं, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीते थे 74% वोट्स के साथ में, और उन्होंने किसको हराया? ड्रैगन पिरामोरक को। ड्रैगन पिरामोरक जो हैं, ये इनके कॉम्पिटिटर थे, और ये बिलोंग करते हैं क्रायोटीन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि HDZ। ठीक है। जोरान मिलानोविक का एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक सफर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं क्रायोटिया के। दिसंबर 2011 से जनवरी 2016 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे भी क्रायोटिया में अपनी सेवाएं दी। मिलानोविक का जो फिर से चुनाव हुआ है राष्ट्रपति के तौर पे, ये दर्शाता है कि अभी तक क्रायोटिया की जो राजनीति है उसमें उनका प्रभाव या उनका वर्चस्व कायम है, और उन्होंने जो सुशासन है देश का यानी क्रायोटिया का, उसमें जो योगदान दिए हैं वो भी इसी चीज से उजागर हो जाते। तो यहां पे जो मुख्य चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। पहली चीज, जोरान मिलानोविक कौन है? तो याद रखिएगा, ये इस समय पे आपके राष्ट्रपति हैं क्रायोटिया के, और दोबारा से इलेक्ट हुए हैं राष्ट्रपति के तौर पे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। किसको हरा के राष्ट्रपति बने? ड्रैगन पिरामोरक को। ड्रैगन पिरामोरक कहां से बिलोंग करते हैं? क्रायोटियन डेमोक्रेटिक यूनियन HDZ। देखिए यहाँ पे HDZ शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म बिल्कुल ही अलग है, तो इस पे मत जाइएगा। HDZ क्रायोटियन लैंग्वेज में रखा गया है, क्रायोटिया की जो भाषा है उसके तहत रखा गया, लेकिन जब आप इसको अंग्रेजी में तब्दील करते हैं तो ये हो जाएगा क्रायोटियन डेमोक्रेटिक यूनियन। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ राज्य समाचार के बारे में। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता या रिकॉग्निशन दे दी है, और अब ये एकेडमिक कोर्सेज को दे सकते हैं स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन। तो बात करें यदि इस खबर के बारे में, तो 11 जनवरी 2025 को बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि बिहार खेल विश्वविद्यालय जो है, ये राजगीर में है, जो कि शहर है बिहार राज्य का। इसको मान्यता दे दी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी ने, अपने सेक्शन 2/F के तहत, यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, ये जो मान्यता है ये बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सक्षम बनाती है कि अब वो अपने एकेडमिक कोर्सेज को, यानी जो भी उनका पाठ्यक्रम है, उसको बेच सकते हैं उन बच्चों को जो कि आपके इच्छुक हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स विज्ञान या स्पोर्ट्स साइंसेज में अपना भविष्य बनाने के लिए। इसमें कई सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी शामिल हैं, कई सारे डिप्लोमा भी, और पीजी डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी इसमें शामिल है। जो आपके सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं शिशिर सिन्हा, उन्हें इस यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर चुना गया है। ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एकेडमिक प्रोग्राम्स की शुरुआत करना है 2025 से 2026 सेशन के लिए, फोकस करना स्पोर्ट्स की कोचिंग पे, योगा पे, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPED के प्रोग्राम पे। तो यहां पे जो मुख्य बातें आपको याद रखनी है, पहला, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है कहां पे? राजगीर बिहार में। किसने इसको मान्यता दी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने। किस सेक्शन के और किस एक्ट के तहत दी? तो याद रखिएगा सेक्शन 2F यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। और इसके बाद अब जो यूनिवर्सिटी है वो कई सारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को और कोर्सेज को बच्चों को ऑफर कर सकती है। शिशिर सिन्हा जो कि एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ये बने हैं पहले फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उसका जो मुख्य प्रोग्राम है वो BPED है, यानी कि
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने लॉन्च किया है पार्थ योजना को। 10 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने लॉन्च किया है पार्थ को, यानी कि पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इस योजना को राज्य स्तर के युवा त्योहार के तौर पे। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, खासकर युवाओं को जो कि मध्य प्रदेश में है, ताकि उनका जो रिक्रूटमेंट है या उनकी जो भर्ती है वो भारतीय सेना, भारतीय पुलिस या भारतीय अर्धसैनिक बलों में हो सके या फिर उनसे ही जुड़ी कई और सेवाओं में हो सके। इस स्कीम के तहत जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जिसमें कि उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए कई सारी शारीरिक एक्सरसाइजेस शामिल होंगी, उनको लिखित परीक्षा निकालने के लिए कई सारी कोचिंग दी जाएंगी और साथ ही साथ उनका जो व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए भी उनको कई सारे प्रोग्रामों में शामिल किया जाएगा। तो ये जो है मध्य प्रदेश यूथ प्लेटफॉर्म यानी कि MPYP, इसका एक पोर्टल है जो कि जितने भी युवा लोग हैं राज्य के, उन सभी को जोड़ेगा आपस में, ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनको करियर गाइडेंस मिल सके और उनका रोजगार जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो पार्थ क्या जो फुल फॉर्म है आपको पहले वो याद रखना है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा किस राज्य की है, मध्य प्रदेश। जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो किन्होंने लॉन्च की है वो भी याद रखिएगा, सीएम मोहन यादव जी ने लॉन्च करी। ठीक है, मुख्यतः उद्देश्य क्या है, इंडियन आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस या जुड़ी हुई सेवाओं में जो युवा है मध्य प्रदेश का उसका चयन करवाना। किस पोर्टल के द्वारा लॉन्च की जाएगी, मध्य प्रदेश यूथ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस पोर्टल का नाम भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें इस योजना के बारे में याद रखना। फुल फॉर्म, किस राज्य की है, कौन सीएम है, उद्देश्य क्या है, किस पोर्टल के द्वारा दी जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में। IBBI ने ईबी क्रय प्लेटफॉर्म को इजाजत दे दी है अपने एसेट ऑक्शंस को लिक्विडेट करने। 10 जनवरी 2025 को जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने मैंडेट कर दिया है ईबी क्रय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जितने भी असेट्स के ऑक्शन होंगे यानी जितने भी समुच्चयों की नीलामी होगी उन सभी को लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो। तो ये जो कार्य है IBBI का, इसका उद्देश्य है कि इस ऑक्शन प्रोसेस को यानी नीलामी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सरल बना देना और साथ ही साथ जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा देना और जो रिकवरी रेट्स है यानी जो वसूलने का दर है लिक्विडेशन केसेस में, उसमें वृद्धि ला। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स यानी आईपीस जो हैं उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी अनसोल्ड एसेट्स को यानी वो एसेट्स जो कि अभी तक बिके नहीं है उनकी एक सूची तैयार करें और उन सभी को ईबी के प्लेटफॉर्म के तहत लिक्विडेशन केसेस के लिए भेज दें 31 मार्च 2025 तक। ईबी के प्लेटफॉर्म जो है जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि जो बैंक्स हैं और जो आपके ऋण देने वाली संस्थाएं हैं वो अपना जो पैसा है उसको वसूल सके नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डिजिटल ऑक्शन के द्वारा। देखिए, अगर हम इस खबर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान देने लायक हैं, वो मैं बता देता हूं कि पहला आप ये समझिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, उसके बाद आप ये समझिए कि लिक्विडेशन होता क्या है, फिर आप ये समझिए कि एनपीए क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये खबर असल में है।
तो देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो साल 2019 में हुई थी। और इसको बनाया इस हिसाब से गया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि कोई व्यापार करता था। अब उस व्यक्ति का व्यापार में इतना नुकसान हुआ है कि उसके पास धनराशि है ही नहीं कि वो अपना ऋण चुका सके। तो जो बैंक या फिर जो भी संस्थान है जिसने उन्हें ऋण दिया था, उनका जो पैसा है वो चले जाता है आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट कैटेगरी में। अभी नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है? देखिए, बैंकों में जो पैसा आप जमा करते हैं वो बैंक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बैंक को वो पैसा आपको वापस करना है। लेकिन जो पैसा बैंक ऋण के तौर पे लोगों को देता है, वो बैंक का असेट होता है या संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि बैंक को उस पैसे पे जो ब्याज मिलता है वो बैंक की कमाई होती है। तो अगर कोई भी ऐसा ऋण दिया गया था किसी भी व्यक्ति को जिस पे ना तो मूल धन वापस आया है, ना ही जो ब्याज है वो वापस आया है 3 महीने लगातार तक, उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है? तो असल में होता क्या है कि अब यहां पे एक व्यक्ति है जिसके पास बैंक के पैसे लौटाने के लिए पैसा ही नहीं है, और बैंक जो है वो अपना पैसा वापस लेने के लिए उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है या फिर उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारतीय सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत कर दी। यानी जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, ये जाएंगे उस व्यक्ति के पास में जिसके पास पैसे नहीं है बैंक को देने के लिए, बैंक से बात करेंगे और उस व्यक्ति से बात करेंगे और एक मध्य रास्ता निकाल देंगे। और इसी के साथ जो संपत्ति होती है, क्योंकि आप कभी भी बैंक के पास जब भी ऋण लेने जाएंगे तो आपको कोई ना कोई संपत्ति उनके पास जमा करवानी पड़ती है, सिक्योरिटी जिसे आप कहते हैं या फिर मॉर्टगेज भी आप उसे कहते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर क्या होता है, यदि व्यक्ति असमर्थ है बैंक के पैसे लौटाने में, तो बैंक उस मॉर्टगेज को बेच देगा या उस संपत्ति को बेच देगा और उससे जो पैसा आएगा उससे बैंक अपने पास रख लेगा, और यदि कुछ अतिरिक्त पैसा आता है तो वो उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं ऑक्शन या नीलामी प्रोसेस या नीलामी प्रक्रिया। तो अब ईबी क्रे जो है वो प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो संपत्ति जो कि जब्त की गई है बैंक का पैसा ना लौटा पाने पे, उन संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, उन्हें बेचा जाएगा, और जो भी पैसा उन नीलामी के बाद आएगा वो बैंकों को दे दिया जाएगा या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाएगा। यदि कुछ अतिरिक्त पैसा बचता है तो जिस व्यक्ति की वो संपत्ति थी जिससे बैंक ने वो संपत्ति जब्त करी है उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये था आपका ईबी क्रे प्लेटफॉर्म। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब बात करें रक्षा समाचार के बारे में। तो डीआरडीओ ने कंप्लीट कर लिया है हिंद कवच क्लोथिंग सिस्टम को ट्रायल्स के तहत कोल्ड वेदर मिलिट्री ऑपरेशंस। जनवरी 10, 2025 को जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने घोषणा की कि इन्होंने कामयाब तरीके से पूर्ण कर लिया है ट्रायल्स को हिमकवच मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि जो हमारे भारतीय जवान हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके तापमानों में जो कि +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेराई करता है। और ये जो है हिमकवच मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम, ये आइडल है या आप कह सकते हैं ये एक तरीके का बेस्ट एग्जांपल है हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हिमालयन रीजन। क्यों क्या होता है जब हम बात करते हैं भारतीय सीमाओं की, तो ज्यादातर सीमा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम ऊंची जगहों पे जाके रहते हैं तो वहां पे कई बार ठंडे मौसम की वजह से हमारी सेहत को कई सारे नुकसान होते हैं। तो जो हमारे जवान वहां पर हैं सुरक्षा बलों के, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प होता है अपने आप को सुरक्षित रखने का, क्योंकि जो तापमान की रेंज है वो काफी वेराई करती है, वो प्लस से लेके माइनस तक जा सकती है। हिमकवच जो है उसमें एक मॉड्यूलर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर सिस्टम लगा है जो कि सोल्जर्स को सक्षम बनाता है कि वो परतों को या लेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं मौसम के अनुसार। यानी अगर वो थोड़े से गर्म मौसम में है वो कम लेयर कर सकते हैं, ज्यादा ठंडे मौसम में है वो ज्यादा लेयर कर सकते हैं। ठीक है? ये उनके कंफर्ट एंड उनकी मोबिलिटी को ध्यान में रखते ही बनाया गया।
ये सिस्टम जो है, इसका उद्देश्य है सोल्जर की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना, ताकि उसकी जो मोबिलिटी है, उसका जो कंफर्ट है और ड्यूरेबिलिटी जो है वो बनी रह सके कई तरह के हार्श और कोल्ड इन्वायरमेंट्स में। यहां पे आप हिमकवच क्लोथिंग सिस्टम को देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। तो जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने लॉन्च किया है 1 बीघा बेस्ड एसओसी और 2 DRI वी बीघा बेस्ड प्रोसेसर को, जो कि डेवलपमेंट बोर्ड्स में जाएगा महाराष्ट्र के। जनवरी 2025 को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने लॉन्च किया है एक वेगा बेस्ड सिस्टम को, जिसको नाम दिया गया है तेजा S64, और 2 DIR वी वेगा प्रोसेसर्स को, जिनको नाम दिया गया है एरिसिको और एरिसनोवा। और ये जो कार्यक्रम है ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, जहां पे इनको लॉन्च किया गया। ये जो आप कह सकते हैं विकास है, ये भारतीय सरकार का जो एक डिजिटल इंडिया का आप कह सकते हैं पहल थी, उसी का हिस्सा है। और उसी में हमने एक और प्रोग्राम जोड़ा था, रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि DIRV, इसी का एक ये हिस्सा है। ये एरिसिको, एरिसनोवा और ये तेजा S64। तो ये जो लॉन्च है ये हुआ है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक के कैंपस में, जो कि महत्वपूर्णता बताता है कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी के विकास की भारतीय विकास में 2047 तक। सीडेक जो है उसको 1978 में स्थापित किया गया था, और ये भारत का एक बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूशन है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मीटी के अंतर्गत। आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। गूगल क्लाउड और उत्तर प्रदेश ने साझेदारी करी है ताकि वो ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च कर पाए। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा पत्र साइन किया क्लाउड गूगल क्लाउड के साथ में, ताकि वो लॉन्च कर सके जेमिनी के द्वारा पावर्ड बीकॉन एनेबल यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, जिसका नाम होगा यूपी ओना। तो याद रखिएगा, यूपी ओना का जो फुल फॉर्म है वो है आपका ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। ये जो है ये होगा एक स्वतंत्र और आप कह सकते हैं कम केंद्रीकृत नेटवर्क, जो कि किसानों को मदद करेगा ताकि वो आसानी से कई सारी सेवाओं का आनंद ले पाए, जैसे कि सुझाव, उधार, मशीनरी जिनका इस्तेमाल होता है कई बार फसल उगाने में, और बाजार तक जुड़ाव यानी फसल उगाने के बाद बेचने के लिए। तो ये जो नेटवर्क है इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया जाएगा, जो कि इस्तेमाल करेगा गूगल क्लाउड के DPI इनबॉक्स को और बैकएंड प्रोटोकॉल को। इसका जो एम है वो ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं यूपी के, उनकी जो आय है उसको दुगना कर दिया जाए, और इसी के लिए उन्हें तेज, सटीक आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन दी जाए, सूचना दी जाए मौसम के बारे में और बाजार में चल रहे दामों के बारे में, ताकि वो इसी के अनुसार अपनी फसलों को प्लान कर सके। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कई सारी लैंग्वेजेस में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब बात करते हैं खेल समाचारों के बारे में। तो बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं तमीम इकबाल खान, ये अब सेवानिवृत्त हो गए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, यानी रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। जनवरी 10, 2025 को जो बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे तमीम इकबाल खान, इन्होंने घोषणा कर दी है कि अब ये रिटायरमेंट लेंगे सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो आप कह सकते हैं वनडे हो, वो किसी भी संरूप में नहीं खेलेंगे अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के। तो ये दर्शाता है उनका दूसरा रिटायरमेंट। उन्होंने सबसे पहले जुलाई 2030 में ही रिटायरमेंट ले लिया था,
लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, जब तब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया था। तमीम जो है उन्होंने मैच खेलना शुरू करा क्रिकेट में वनडे क्रिकेट इनिंग्स से 2007 में, और इसके बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेला 2008 में, और ये बन गए थे बांग्लादेश के पहले प्लेयर जिन्होंने 50 हाफ सेंचुरीज को पूर्ण किया वनडे क्रिकेट मैचेस में। और ये सिर्फ बांग्लादेश के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने शतक मारे हैं तीनों फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट में, वनडे में और T20 में, और इन्होंने कुल 15,000 रन बनाए अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में। ठीक है, तो याद रखिएगा तमीम इकबाल कौन है। तमीम इकबाल बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। तो नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 बनाया गया कब? 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसको हम कई बार विवेकानंद जयंती के नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम हर साल जनवरी 12 को मनाते हैं, जो जन्म दिवस है स्वामी विवेकानंद जी का, उनके उपलक्ष्य में। जनवरी 12 2025 जो थे, इसके अनुसार ये इनकी 162वीं जन्मगांठ थी स्वामी विवेकानंद की, जो कि आपके हिंदू स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसफर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, आपके हिंदू स्पिरिचुअल लीडर भी थे और आपके एक बहुत बड़े फिलोसफर भी रह चुके। तो जो भारतीय सरकार है उसने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे स्थापित किया था 1984 में, और इसको सबसे पहली बार बनाया गया 12 जनवरी 1985। जनवरी 11 2025 को यूनियन मिनिस्टर जो हैं मनसुख एल मांडविया, इन्होंने उद्घाटन किया था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के बारे में, यानी कि विकसित भारत युवा नेता बातचीत को भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, तो डेट क्या है, सबसे पहली बार कब शुरुआत हुई और कब मनाया गया, इसको याद रखिएगा। इस बार क्या खास हुआ है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ, कहां पे हुआ? भारत मंडपम में। किसके अंतर्गत? यूनियन मिनिस्टर मनसुख एल मांडविया के। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ शोक समाचारों के बारे में। एच लक्ष्मणन, जो कि आपके पुराने ईडी थे टीवीएस के, उनकी मृत्यु हो गई। तो जनवरी 10 2025 को एच लक्ष्मणन, जो कि आपके भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सुंदरम क्लाइटन लिमिटेड के, जिसको आज हम टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, और इसी के साथ साथ वो डायरेक्टर या निर्देशक भी थे टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। 92 ईयर्स इनकी एज हो गई थी। इनकी मृत्यु कहां हुई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। लक्ष्मणन जो थे वो एक मुख्य आप कह सकते हैं व्यक्ति थे टीवीएस ग्रुप में, जिन्होंने लगभग 7 दशक तक अपने अनुभव को साझा किया टीवीएस के साथ में। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक टाइपिस्ट के तौर पे जब वो कुल 20 साल के थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया पैडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने में 1960 के दशक में, और इसी के साथ साथ ईडी के तौर पे भी सेवाएं दी एससीएल में साल 2000 से लेकर 2015 तक, यानी लगभग 15 साल तक। और एससीएल था कि आपका सुंदरम क्लाइटन लिमिटेड, जिसको आज हम टीवीएस के नाम से भी जानते हैं। और टीवीएस की बाइक्स आप सबको पता होंगी, अपाची और रॉनिन वगैरह जो आती हैं, तो उसी टीवीएस की हम बात करें। लक्ष्मणन ने टीवीएस मोटर्स बोर्ड में भी अपनी सेवाएं दी थी 2000 से लेके 2022 के बीच में। तो यहां पे आप उनका चित्र भी देख सकते हैं। ये थे हमारे एच लक्ष्मणन, जिनकी अभी मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों के बारे में।
यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म नई दिल्ली। जनवरी 10, 2025 को यूनियन मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने शुरुआत की भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म की, और इसको इनॉग्रल किया गया भारत क्लाइमेट फोरम में, यानी इसको उद्घाटित किया गया कहां पे? भारत क्लाइमेट फोरम 2025 नई दिल्ली। तो ये जो पहल है, इसका उद्देश्य है भारत की क्लीन टेक वैल्यू चेन्स को बढ़ावा देने में, सोलर पावर में, विंड में, हाइड्रोजन में और बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स। भारत क्लाइमेट फोरम 2025, जिसको असल में आप कह सकते हैं होस्ट किया था सेंटर फॉर इंडिजीनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि CIEO ने, इन्होंने इसको आयोजित किया था और दलबर्ग एडवाइजर्स भी साथ में थे। असल में भारत क्लाइमेटिक फोरम 2025 को जो सहायता मिलती है वो मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी MNRE, और नीति आयोग, और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, यानी कि ISA। तो ये तीनों जो है ये मिलके आपका आप कह सकते हैं पैट्रोनेज देते हैं या संबोधित करते हैं भारत क्लाइमेटिक फोरम को, जिसको कि अभी आयोजित किया था सेंटर फॉर इंडिजिनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और दलबर्ग एडवाइजर्स ने। ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंडियन फर्म्स को सक्षम बनाता है ताकि वो नवाचार ला सके, साथ में काम कर सके और आकर्षित कर सके वैश्विक निवेश को। और इसी के साथ साथ जो भारत का लक्ष्य है, यानी कि हम शुद्ध ऊर्जा पैदा करेंगे लगभग 500 गीगावाट तक 2030 तक, उस लक्ष्य के साथ भी ये अलाइन होता है, या फिर आप कह सकते हैं लक्षित किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस न्यूज के बारे में। जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री के तौर पे पद छोड़ा कनाडा में। 2025 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है प्रधानमंत्री के तौर पे और मुख्य लीडर के तौर पे लिबरल पार्टी से, जब उनको आंतरिक रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। ट्रूडो जो है वो अपना ऑफिस छोड़ देंगे जैसे ही जो नई रूलिंग पार्टी है उसका जो भी लीडर है वो निर्वाचित हो जाते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। और कनाडा की जो पार्लियामेंट है वो सस्पेंड कर दी गई है मार्च 24 तक 2025। ठीक है, इसी बीच में जो नया प्रधानमंत्री है वो चुना जाएगा, और इसी के साथ जब वो अपने कार्यकाल में समाहित होने के लिए अपने ऑफिस आएंगे या कार्यालय आएंगे, ठीक उसी टाइम पे ट्रूडो जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री का कार्यकाल छोड़ के और साथ के साथ लिबरल पार्टी से भी रिजाइन दे देंगे, या लिबरल पार्टी को भी वो छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी लिबरल पार्टी के नेता के तौर पे लगभग 11 साल तक और कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग 9 साल तक। उन्होंने कई सारे इलेक्शंस जीते, जैसे कि साल 2015 में, 2019 और 2021 में। ट्रूडो का जो टेन्योर है, ये समय काल है, उसमें कई सारे प्रोग्रेसिव इश्यूज है, जैसे कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ना हो, या फिर जो आपके ऐतिहासिक जुर्म थे कनाडा में उनसे लड़ना हो। इसी के साथ साथ जो कनाडा के मूल निवासी हैं उनके साथ हो रही भेदभाव घटनाओं को रोकना हो, या फिर जो आपकी आर्थिक मंदी कनाडा में आखिरी सालों में आई उसको भी इन्होंने काफी हद तक फेस किया। और यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो जी का चेहरा आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। देवाजीत साइकिया, इनको इलेक्ट किया गया है नए सेक्रेटरी के तौर पे BCCI के। जनवरी 12, 2025 को देवाजीत साइकिया को, जो कि एक वकील हैं और आपके भूतपूर्व विकेट कीपर और बैट्समैन भी थे आसाम से, इनको घोषित किया गया है नया सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी BCCI के लिए। साइकिया ने जय शाह को सक्सीड किया है, यानी जय शाह की जगह ली है, और जय शाह जो हैं उन्होंने ICC के चेयरमैन के तौर पे दिसंबर 2024 में ज्वाइन कर लिया। यानी जय शाह जो हैं वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, और उनका जो पद BCCI में खाली हुआ था
उसके लिए अब देवाजीत साइकिया को चुना गया है। प्रभतेज सिंह भाटिया जो कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और छत्तीसगढ़ से नाता रखते हैं, उनको इलेक्ट किया गया है नए ट्रेजरर के तौर पे बीसीसीआई के, यानी कोष अध्यक्ष के तौर पे, और उन्होंने जगह ली है आशीष शैलर की। साकिया और भाटिया दोनों ही जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है, निर्वाचित किया गया है बिना किसी विद्रोह के बीसीसीआई स्पेशल जनरल मीटिंग में, जो कि हुई थी आपकी मुंबई में। यहां पे आप इन दोनों का चेहरा भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने जो टॉपिक था उसको तो समाप्त कर लिया है। अब हम कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहां से करते हुए चलेंगे ताकि हमारी जो पकड़ है टॉपिक्स पे वो और मजबूत होती चली। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स यानी कि यूएनसीईबीडी को कब ज्वाइन किया, यानी भारत ने उसकी सदस्यता जो है वो कब ली। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 11 2023, जनवरी 11 2024, जनवरी 11 2025 या जनवरी 11 2026। तो ये हमने अभी पढ़ा है तो उसमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। तो सही उत्तर जो हमें पता है वो है 11 जनवरी 2025। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी हमारा आंसर सही है, सी। एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि भारत जो है वो सदस्य बन गया है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स का 11 जनवरी 2025 को। ये सदस्यता जो है ये दर्शाती है भारत के बढ़ते प्रभाव को ग्लोबल स्टैटिकल्स कम्युनिटी में, और भारत का जो कमिटमेंट था डेटा टेक्नोलॉजी के लिए उसकी इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग को भी ये दर्शाता है। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला भारत में कब विजिट करके गए थे माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के लिए। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जनवरी 2025, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं। आइए उत्तर देखते हैं बी। सत्य नडेला ने भारत को विजिट किया था जनवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के तहत, और फोकस किया था एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट प्लान्स में ताकि भारत को एक लीडर बनाया जा सके एआई में। आगे प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन है कि किसको प्रेसिडेंट ऑफ क्रायोटेरिया के तौर पे दोबारा से चुना गया है जनवरी 13 2025 में। आपके ऑप्शंस हैं ड्रैगन पिरेमोरिक, कलिंडा ग्राबर किटरोविक, जोरेन मिलानोविक, इवो जोसिफोविक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जोरन मिलानोविक। हम भी जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। सही उत्तर है सी, जोरन मिलानोविक, जो कि आपके नेता हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इनको दोबारा से चुना गया है 5वें प्रेसिडेंट के तौर पे क्रायोटेरिया के दूसरे टर्म के लिए जनवरी 13 2025 में। इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता था 74% वोट्स के साथ में, और ड्रैगन पिरामोरिक को हराया जो कि आपके क्रायोटियन डेमोक्रेटिक यूनियन से बिलोंग करते। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। आपका सवाल है कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि राजगीर बिहार में है, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रिकॉग्निशन कर दिया। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 11 2024, जनवरी 11 2025, जनवरी 11 2023, जनवरी 11 2026। तो सही उत्तर जो है वो है जनवरी 11 2025। आइए देखते हैं, सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार को यूजीसी ने रिकॉग्निशन दे दी सेक्शन 2F यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, जिसके तहत अब यूनिवर्सिटी के पास परमिशन है कि वो एकेडमिक कोर्सेज को फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में ऑफर कर सकती है इच्छुक छात्रों के लिए। आइए आगे प्रस्थान करते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने पार्थ योजना की शुरुआत कब करी। ऑप्शन है जनवरी 1 2025,
जनवरी 10, 2025, फरवरी 15, 2025, मार्च 20, 2025। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनवरी 10, 2025। आइए देखते हैं। सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के सीएम ने जनवरी 2025 को पार्थ योजना की शुरुआत करी, और ये किस लिए है ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कब मैंडेट करा कि ईबी प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्शन या नीलामी करने के लिए लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 10, 2025, अप्रैल 1, 2025, मार्च 31, 2025, जनवरी 1, 2025। सही उत्तर है जनवरी 10, 2025। तो हमें पता है कि जनवरी 10, 2025 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह मैंडेट कर दिया था कि अब सभी लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए हम ईबी के प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये प्रोसेस जो है ये जब 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत होंगे तो उनका जो नीलामी प्रक्रिया है वो सिर्फ ईबी के प्लेटफॉर्म पे ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू कि प्राइमरी पर्पस क्या है हिमकवच मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम का जिसको बनाया है डीआरडीओ ने। आपके ऑप्शंस हैं सोल्जर्स को बचाना केमिकल अटैक से, सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड वेदर कंडीशंस में बनाए रखना, उनको कैमोफ्लेज देना रेगिस्तानी वातावरण में, उनके कम्युनिकेशन को बढ़ाना। सही उत्तर बी है। आप हिमकवच से ही समझ सकते हैं कि हिमकवच यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसकी जो आपकी टेम्परेचर रेंज है वो यहां पर है जो कि सोल्जर्स की मोबिलिटी, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती है हार्श और कोल्ड इन्वायरमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जनवरी 2025 में सीडैक कैंपस इन पुणे में क्या लॉन्च किया था। ऑप्शंस है एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वेगा बेस्ड सिस्टम ऑन चिप और 2 डीआईवी वेगा प्रोसेस, नेशनल एआई रिसर्च सेंटर, या फिर अ न्यू स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। सही उत्तर है बी। ठीक है, तो जनवरी 2025 को यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया था वेगा बेस्ड सिस्टम ऑन चिप एसओसी तेजा को और डीआईआरवी वेगा प्रोसेस, दो सिस्टम्स को एआरएस इको और एआरएस नोवा को, जो कि हुए थे पुणे और महाराष्ट्र में। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज देखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एमओयू कब साइन किया गूगल क्लाउड के साथ में ताकि यूपी में यूपी ओना को लॉन्च किया जा सके। ऑप्शंस हैं जनवरी 2023, जनवरी 2024, जनवरी 2025, जनवरी 2026। तो सही उत्तर है आपका सी, जनवरी 2025 को। आइए आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश के बैट्समैन तामिम इकबाल खान ने कब अनाउंस किया कि वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, या फिर कहें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। ऑप्शंस हैं आपके जुलाई 2023, जनवरी 10, 2025, जनवरी 10, 2023, जुलाई 2025। तो सही उत्तर है जनवरी 10, 2025। ठीक है, यहां पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ डे, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस या विवेकानंद जयंती बनाते हैं, हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं जनवरी 10, जनवरी 12, 15, 20। सही उत्तर है जनवरी 12। सही उत्तर है बी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसको हम विवेकानंद जयंती के नाम से और नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं, ये जो जन्म दिवस है स्वामी विवेकानंद जी का, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं कि कब एच लक्ष्मणन, जो कि आपके भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सुंदरम क्लायोटिन लिमिटेड के, उनकी मृत्यु हो गई।
ऑप्शंस हैं जनवरी 10, 2023 चेन्नई तमिलनाडु में, जनवरी 10, 2024 चेन्नई तमिलनाडु में, जनवरी 10, 2025 चेन्नई तमिलनाडु में, जनवरी 10, 2026 चेन्नई तमिलनाडु में। सही उत्तर है जनवरी 10, 2025 चेन्नई तमिलनाडु। इसी साल इनकी मृत्यु हुई है जब ये 92 इयर्स के हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं जनवरी 1, 2025, जनवरी 10, 2025, जनवरी 15, 2025, मार्च 20, 2025। सही उत्तर है जनवरी 10, 2025। सही उत्तर है बी। इन्होंने भारत क्लाइमेटिक फोरम 2025 में इसकी शुरुआत की थी ताकि हम सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में क्लीन पावर जनरेशन को इंप्लीमेंट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जस्टिन ट्रूडो ने कब ये इसकी घोषणा करी कि वो अब त्याग पत्र दे देंगे प्रधानमंत्री के तौर पे कनाडा के? आपके ऑप्शन हैं जनवरी 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025, दिसंबर 2024। सही उत्तर है जनवरी 2025। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इसी साल जस्टिन ट्रूडो ने और इसी महीने ही इसकी घोषणा कर दी है कि वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं रहेंगे अपने आंतरिक रिवॉल्ट के बाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसको न्यू सेक्रेटरी चूज किया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जनवरी 12, 2025 में? ऑप्शंस हैं आपके जय शाह, आशीष सेलर, देवाजीत साइकिया, प्रभजीत सिंह भाटिया। सही उत्तर है देवाजीत साइकिया। ठीक है, तो याद रखिएगा देवाजीत साइकिया जो कि एक एडवोकेट और फॉर्मर विकेट कीपर थे आसाम के, इनको चुना गया है। इन्होंने जगह ली है जय शाह की जो कि अब आईसीसी के चेयरमैन होंगे। तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी समझी उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।